नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर के इस चैनल के माध्यम से अथक प्रयास किए जा रहे हैं और लखनऊ जनपद के अभी तक मैंने कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक औचक निरीक्षण किया और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आ चुका हूँ बॉयज़ एंग्लो इंटर कॉलेज में, जो कि लखनऊ में हीवेट रोड के पास में वहाँ पर है और यहाँ के प्रधानाचार्य मिस्टर कीर्ति मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं बहुत समय न लेते हुए पहले मैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूँगा कि आप मुझे विद्यालय के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताएं, फिर हम विद्यालय के बारे में जानकारी कुछ हासिल करेंगे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल भी सर से करेंगे। सर नमस्कार, आपका पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर पहले तो आप मुझे विद्यालय के बारे में अपने बताएं कि बच्चों की संख्या क्या है, शिक्षक क्या हैं और आपके यहाँ विद्यालय में क्या क्या संकाय अभी बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। ये कॉलेज 122 साल पुराना कॉलेज है। केवल एकमात्र यही एक कॉलेज है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बंगाली इंस्टीट्यूशन है। 6 कॉलेजेस थे लेकिन स्टेटस केवल इसी कॉलेज को है और सारे ही स्ट्रीम्स यहाँ पढ़ाई जाती हैं। इंटरमीडिएट में ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स तीनों है। कॉलेज क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक रन करता है। नर्सरी से लेके 5th तक हमारे पास मान्यता है लेकिन अनुदानित नहीं है, इसलिए वो एक प्राइवेट बॉडी है। लेकिन क्लास 6 to 12 तक ये गवर्नमेंट एडेड है, सैलरी गवर्नमेंट देती है। पूरे स्कूल में मिला के 750 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वैसे तो ये बॉयज़ कॉलेज था लेकिन 2005 के बाद हम लोग ने इसको कोएड किया और तब से हम गर्ल्स को भी पैरेलल शिक्षा दे रहे हैं। और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि पिछले 2 साल से हम लोगों ने पैरेलल इंग्लिश मीडियम भी खोल दिया है। तो हमारा एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का भी है और 2 सेक्शन हमारे हिंदी मीडियम के हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश को लेके ऑल ओवर वर्ल्ड एक रेवोल्यूशन है और MNCs वगैरह आ रही हैं। तो गवर्नमेंट का भी स्टैंड है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, जैसे कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, तो उनको उन्हीं सरकारी सुविधाओं से इंग्लिश माध्यम से भी पढ़ाई की जाए। तो हम लोगों ने इस कोरोना काल को देखते हुए, जिस समय लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, बच्चे घर बैठ गए, नहीं पढ़ पा रहे थे या बहुत फीस बाकी थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए और हमारे यहाँ चूँकि टीचर्स इक्विप्ड हैं, बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं, तो हमें खोलने में परेशानी नहीं हुई। और इसको एजेंडा में रख के अप्रूव करा के जब गवर्नमेंट से बात की गई, DI से अप्रूवल मिल गया, तो हम लोगों ने इसको खोल दिया। तो आज हमारे पास ये फुल फ्लेजेड पैरेलल इंग्लिश मीडियम क्लास भी है फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12। बच्चों की बात करें तो हमने आपको बताया कि करीब 750 से अबव ही बच्चे हैं हमारे स्कूल में। अभी एग्जैक्ट गिनती तो मैं नहीं बता सकता। और बाकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हमारे काउंटर पार्ट्स स्कूल चलते हैं, प्राइवेट बॉडीज चलती हैं, हम लोग इसी तरह से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। सर पहला तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँगा कि ये कोविड पूरा वैश्विक महामारी केवल ना भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैली थी। पहले दूसरे लॉकडाउन में एक प्रधानाचार्य होने के नाते बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने में किस प्रकार की दिक्कतें आपको अभी तक आई? क्योंकि हमारा ये मानना है अभी तक जो मैंने विद्यालयों में जाके बात करी है, अधिकांश बच्चों के पास में, लगभग मैं इसको आंकड़ा देता हूँ कि 60 to 65% बच्चों के पास में मोबाइल और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज ही नहीं थी। तो उन बच्चों तक एजुकेशन तो ऑनलाइन पहुँच नहीं पाई। तो आपने इसमें कैसे बच्चों को पढ़ाई कराई और विद्यालय जब दोबारा खुले तो उन बच्चों को जिनके पास शिक्षा पहुँची ही नहीं ऑनलाइन की, उनके सिलेबस को कैसे आपने कवर कराया, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, ये सरकारी स्कूल है, हमारा गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें 95% बच्चे जो हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। इसलिए उनके पास ये सोचना कि इंटरनेट कनेक्शन घर पे होगा या स्मार्टफोन होगा, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। अगर मान लीजिए स्मार्टफोन है भी तो पूरे घर में एक के पास है और मान सकते हैं कि वो स्मार्टफोन उनके फादर के पास होगा, वो काम करने जा रहे हैं तो अपने साथ फोन को ले जा रहे हैं। एक से ज्यादा फोन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी हम लोगों ने कोशिश की, कुछ टीचर्स ने उनको प्रोवाइड किया, कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड किया, लेकिन वो भी सिर्फ 15% स्टूडेंट्स के पास ही स्मार्टफोन हो पाया।
तो उसमें फिर हम लोगों ने ये किया कि कुछ बच्चों को कहा कि पूल करके बैठे, लेकिन उसमें भी हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। मुश्किल से 25 से 30% बच्चे ही हमको स्मार्ट फोन से जुड़े जिनकी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली। तो बड़ी समस्या थी, सर क्या करें। उसके बाद ये हुआ कि डिपार्टमेंट से बात की है कि सर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है, बहुत दिक्कत है, कोर्सेज पूरे छूट रहे हैं, क्योंकि 30% को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 70% वंचित जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग को स्कूल खुला तो हम लोगों ने एक दिन का भी टाइम वेस्ट नहीं किया, इवन संडेज को भी बुला के ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई, दूर दूर को बैठाया, ज़्यादा टाइमिंग देके जो मेन सब्जेक्ट्स थे उनको ज़्यादा टाइमिंग देके उनको कोर्सेज कवर की गए। तो हमारे ऐसे विद्यालयों के लिए ठीक है, डिजिटल इंडिया एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन या तो हमारे पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोवाइड सरकार करती है तो हम उसका पालन करेंगे और उस तरह से हम शिक्षा भी देंगे, लेकिन स्वयं से ये कर पाना एक बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसके लिए हम जैसे कॉलेज जो है सफर करते हैं, और केवल हम ही नहीं है, देखिए हम तो हार्ट ऑफ द सिटी बैठे हैं, यहाँ थोड़े से संपन्न परिवार के भी बच्चे चलिए आ जाते हैं, लेकिन आप दूर से दूर गाँव में जाके देखिए, वहाँ तो 60% बच्चों के पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, तो इंटरनेट कहाँ से होगा। तो ये समस्या तो बहुत ज़बरदस्त आई है, बहुत ही ज़बरदस्त आई है। तो ये ऑफलाइन से ही हमारा संभव हो पाया है पढ़ाई। सर अभी विद्यालय फिर से बंद हुए थे जी, और दोबारा विद्यालय खुले हैं, तो बच्चों की संख्या अभी पूरी आपके यहाँ पे आ रही है या अभी शॉर्ट चल रही है, कुछ स्ट्रेंथ कम आ रही है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सोच विचार के करना चाहिए, इसका रिपरकशंस पहले सोचना चाहिए। ये जो ऑनलाइन आपने चला दिया, मैं समझता हूँ इसमें 80% डिसएडवांटेज है और 20% का एडवांटेज है। बच्चों को ऑनलाइन का मतलब आपने उनको काहिल बना दिया, और उनका जो एक जील पढ़ने में था वो खत्म हो गया, और उससे उनके जनरल बिहेवियर में बहुत इफेक्ट पड़ा। लाइफ में इतने बच्चे कैजुअल हो गए हैं कि उन्होंने पढ़ाई को टोटल मजाक में ले लिया। आज भी देखिए कॉलेज खुल गए हैं, क्लासेस हमारे हो रही है, रोज इनको पास हम नोटिस भेज रहे हैं, फिर भी अभी स्ट्रेंथ 40% है। तो क्या करेंगे हम? सिस्टम को ब्लेम करें या बच्चों को ब्लेम करें या उनके गार्जियंस को ब्लेम करें? किसको ब्लेम करें? टीचर्स बैठे हुए हैं, रोज सुबह से शाम तक बैठे हैं कि बच्चे पूरे हैं क्लास ले। खैर जो बच्चे आते हैं उनको तो पढ़ाया जाते हैं, क्योंकि अब अनदर 10 डेज में हमारे हाफ फाइनल एग्जाम्स होने हैं या प्री बोर्ड होना है, तो पढ़ाएंगे तो है ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस 100% ऑनलाइन क्लासेस किसी के लिए कारगर है या ये बेनिफिट करती है, मेरे हिसाब से नहीं है। जो सिस्टम है, गुरुकुल पद्धति थी, बच्चे आश्रम में जाते थे, गुरु के सामने बैठते थे, आई कांटेक्ट होता था, बॉडी लैंग्वेज थी, वही पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक डिजिटल की बात है तो मैं समझता हूं डिजिटल चीजें केवल रिवीजन के लिए होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ लिया है, मुझे अपना असेस करना है कि मुझे कितना आता है। तो ठीक है, वो तो कॉलेज में संभव नहीं है, एक टीचर से संभव नहीं है, उसके लिए डिजिटल कोर्सेज होने चाहिए कि आज बच्चा क्लिक करे, अपना टेस्ट वहीं पर बैठ के दे और अपना असेसमेंट करे कि मुझे इतना सीख लिया, मुझे इतना और भी सीखना है। फुल फ्लेजेड डिपेंड करना मुझे नहीं लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम होगा। लेकिन सर अगर इस कोविड की महामारी में देखा जाए, क्योंकि एक वैश्विक महामारी ऐसी थी कि लोग घर से निकलना नहीं पसंद कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा ही मात्र विकल्प था बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो ये भी प्रशंसनीय एक कह सकते हैं आप डिसीजन था सरकार का कि उन्होंने लिया और बच्चों की पढ़ाई कम से कम उस हद तक बंद नहीं हो पाई जिस हिसाब से 2 साल विद्यालय बंद रहे। हाँ, देखिए इसमें मैं जरा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि ऑनलाइन जितने दिन क्लासेस चली, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बताना चाहता हूं, उसमें हमारे 90% वर्क केवल होमवर्क गए, व्हाट्सएप पे गए, जिससे कि अगर पेरेंट्स के पास फोन है तो रात में बच्चा उनको लेके उसको कंप्लीट करे। जो स्टडीज थी, जो क्लासरूम टीचिंग थी, वो मैंने कराया जब बच्चे लौट के आए। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके मैंने क्लासरूम टीचिंग कराई, लेकिन क्लासरूम के अलावा जो होमवर्क है, जो एक्सरसाइजेस हैं, वो केवल व्हाट्सएप के थ्रू दिया गया, वो बच्चों ने किया और क्या चेक भी कराया। इतना फायदा बस हुआ है ऑनलाइन में कि बच्चे पढ़ाई से नहीं वंचित रहे और वर्क से भी नहीं वंचित रहे, और ऑनलाइन किया, फिर उसके व्हाट्सएप से उन्होंने कॉपी में किया और कॉपी हर हफ्ते आके यहाँ पर जमा कर जाते थे, उसको चेक करने को वापस कर दिया जाता था।
लेकिन जब क्लासेस रिज्यूम हुए तब उनकी पूरी ऑफलाइन पढ़ाई हुई। पढ़ाई जो छूट गया था, जैसे मान ली किसी लेसन को समझाना है वो समझाया गया, कोर्स थोड़ा 30% गवर्नमेंट ने कम कर दिया था तो उतना फिर हम लोगों ने कवर किया। सर जैसा कि अभी तक जितने मैंने या शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय देखे हैं तो कोई ऐप तो मिलता नहीं है विद्यालय के रखरखाव के लिए। आप इस विद्यालय को किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई ऐप तो अभी तक मिलता नहीं है आप लोगों को। ये प्रश्न इतना अच्छा है और जो एफर्ट्स हम लोगों ने किए मैं जरूर पब्लिक में इसको लाना चाहूंगा। हर समय सरकार को ब्लेम करना या सरकार के ऊपर डिपेंड करना ठीक नहीं है। ये 122 साल पुराना कॉलेज है और 122 साल पुराना कॉलेज समझ सकते हैं, मेन बिल्डिंग 122 साल से भी पुरानी है। इसका रख रखाव के लिए हमें एक नया पैसा नहीं मिलता है। हम थोड़ा बहुत पीटीए लेते हैं लेकिन आप उस पीटीए से हम बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं कर सकते। इस समय जो मेरा मैनेजमेंट है, मुझे नहीं लगता है पूरे लखनऊ में ऐसा कोई मैनेजमेंट होगा, और खास करके जो हमारे जो मैनेजर साहब हैं श्री ए के भट्टाचार्य, जिनके पिताजी भी यहाँ प्रिंसिपल थे, उनका एक ही सपना है कि कैसे हम कॉलेज के बिल्डिंग को और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 2018 से एफर्ट्स करने शुरू किए। 2018 और 2019 दोनों साल हम लोगों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स कराए, जिसमें नोटेड बंगाली सिंगर सागनिक सेन और उनकी टीम आई रविंद्र ने प्रोग्राम कराया। उससे काफी फंड्स कलेक्ट हुए। उन पूरे फंड्स को विद्यालय में लगा दिया गया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि विद्यालय में हम लोगों ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन कराया है। दूसरा, क्योंकि हमारा विद्यालय ओल्ड सिटी में है और हमारी बिल्डिंग पुरानी है, तो आजकल आपने देखा होगा योगी सरकार ने फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, वेब सीरीज को प्रमोट कर रहे हैं, टेलीफिल्म्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे स्कूल में अब रेगुलर शूटिंग होती है, तो उससे जो भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा हमारे बिल्डिंग में लगाया जा रहा है। हम बच्चों से कोई पैसा चार्ज नहीं करते, ना हम गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि गवर्नमेंट हमें कोई एड देगी। तो ये हमारा अपना एफर्ट है, जो हम रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं उनको लगा रहे हैं, प्लस हमारे डोनर्स हैं। और मैं बता दूं, शायद ही किसी स्कूल में ऐसा होगा कि सारे टीचर्स डोनेट करते हैं। हमारे यहाँ सारे टीचर्स, सारे कर्मचारी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, हम लोग स्कूल के वेलफेयर के लिए जब जहां जरूरत पड़ती है, जितने पैसे जरूरत पड़ती है, चाहे वो 100-200 हो, चाहे हजारों में हो, हम लोग डोनेट करते हैं, जिससे कि स्कूल चले। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनसे हम पैसा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें शिक्षा देना चाहते हैं, एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग खुद ही अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने हमारे इस काम को सराहा है। जो हमारे पुराने डीआईएस थे डॉक्टर मुकेश सिंह, जिसमें ट्रांसफर होकर बरेली चले गए, वो आज भी जाके उन बरेली में कई स्कूलों में उन्होंने हमारे कॉलेज का एग्जाम्पल दिया कि देखिए वो एक स्कूल जिनकी बिल्डिंग, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग डिलैपिडेटेड थी, कैसे उन्होंने उसको मेंटेन किया, कैसे उसको चला रहे हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। तो इसी से हम लोग कर रहे हैं। सर जैसा कि मैं अभी आपके रूम में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ काफी ट्रॉफीज लगी हुई हैं जी। डांस एकेडमी का आपका है जी। और अभी आपको ये मैं कहूँगा कि आप दिखा भी दें, आप गणतंत्र दिवस में आपको मिला ये 26 जनवरी 2022 का बेस्ट स्कूल परेड। हाँ। तो इसका मतलब विद्यालय में कहीं ना जी। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत गतिविधियाँ आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जी जी। तो बच्चों को स्पोर्ट्स और इन जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करवाते हैं, इसमें किस प्रकार से आप लोग एक्टिविटीज करवाते हैं? जी देखिए, ऐसा है क्योंकि मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ और पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाता था, तो जब मैं प्रिंसिपल बना तो मुझे दिमाग में था कि पब्लिक स्कूल की एक्टिविटीज यहाँ करानी चाहिए। तो सारे एक्टिविटीज हमारे यहाँ लगभग होते हैं। इधर कोरोना की वजह से 1-2 साल से वो नहीं हो रहे हैं, जैसे वो डिबेटिंग हो, डांस कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, ऐसे राइटिंग हो, कैलीग्राफी हो, स्पीच कॉन्टेस्ट हो, तो ये सब चीजें हम लोग कराते हैं। और हमारा जो मेगा इवेंट है दैट इज पार्टिसिपेशन इन द उत्तर प्रदेश रिपब्लिक डे परेड, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 2004 से हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो पहले हमारी एक बॉयज की कंटिजेंट मार्च करती थी और गर्ल्स की कंटिजेंट कल्चरल प्रोग्राम में थी, और करीब 2015-16 तक यही हमारा चलता रहा। फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा गैप आया, लेकिन बॉयज मार्च करते रहे। इस साल से गर्ल्स कंटिजेंट ने भी हमारे उस रिपब्लिक डे में परेड में पार्टिसिपेट किया। इसके लिए हम किसी भी तरह का कोई भी पैसा बच्चों से नहीं लेते हैं।
कोई टैक्स नहीं उनसे करते हैं, चाहे उनकी ड्रेस हो, चाहे उनका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उनका रोज का नाश्ता हो, ये सब हम लोग खुद स्वयं मैनेज करते हैं। मैं भी करता हूँ, हमारा मैनेजमेंट भी करते हैं, हमारे टीचर्स भी करते हैं। तो इसलिए केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट जरूरी है। जो बच्चे इनके काउंटर पार्ट जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और एक्टिविटीज करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल के बच्चे इन सब चीजों से वंचित हैं, तो इसलिए हम उनको रेगुलर बेसिस पे कराते रहते हैं। सर आपके यहाँ पे टीचर्स की संख्या क्या है? हमारे यहाँ देखिए, बस यही एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे यहाँ जो अब टीचर्स रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह सरकार हमें नहीं दे रही है। तो एज ऑन डेट हमारे पास इस समय वी हैव 29 टीचर्स एंड 1 प्रिंसिपल, और and in primary we have 8 teachers and 1 headmistress, and then we have 3 clerks and 5 fourth class. आपके यहाँ पे बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 750 प्लस है। तो आपको लगता है कि जो छात्र छात्राओं का जो अनुपात है उसके अनुपातिक दृष्टिकोण के हिसाब से शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है? थोड़ी कम है, थोड़ी कम है। अभी तो फिलहाल 10% कम है, लेकिन चूंकि टीचर्स रिटायर होते जा रहे हैं तो ये संख्या परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे नेक्स्ट ईयर हमारे जो इंग्लिश लेक्चरर हैं वो रिटायर हो जाएंगी, तो मेरे पास इंग्लिश लेक्चरर कोई नहीं रहेगा, या तो हम नीचे से किसी को प्रमोट करते हैं तो वो गैप खाली चला जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर प्रिंसिपल को बढ़ाना पड़ेगा वो सारे क्लासेस। ओके सर, इस चैनल का एक सबसे बड़ा मोटिव है एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो आज मैं आपके विद्यालय में आया हूँ, तो पहले तो मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा जी कि आपके विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों से बात कर सकूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मैं देख सकूँ और वो एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकूँ, ताकि जो बच्चे आसपास देखते हैं कि उनके आसपास कौन से विद्यालय हैं जी, तो आ करके किसी भी रीजन से पढ़ाई नहीं कर पाते तो आप जैसे विद्यालय में आ करके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप मुझे इसकी परमिशन देते हैं? 100% देते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ तो ऐसे बच्चे आते हैं जो हमारी सरकारी फीस है, जैसे क्लास 9 to 12 सरकारी फीस लेते हैं, वो 500 से लेके 1000 रुपए है। ठीक है, जैसे बोर्ड फीस को इंक्लूड कर ले तो करीब 1100 बनता है, अगर बोर्ड को एक्सक्लूड करें तो 500 550 बनता है। ये इतना पैसा भी कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे ये पैसा भी नहीं दे पाते, जिसके लिए हम लोग स्पॉन्सरशिप दे देते हैं उनको। स्पॉन्सरशिप मतलब टीचर्स ने कह दिया कि ठीक है 5-7 बच्चों की फीस मैं भर दूंगा, तो ऐसे टीचर्स करते हैं। मैनेजमेंट उदार है, मैनेजमेंट करता है, प्रिंसिपल हम स्वयं भी करते हैं, और हमारे बहुत सारे वेल विशर्स हैं, वो लोग भी पैसा देते हैं। तो हम आप मान के चलिए कि मिनिमम 100 स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको मोटिवेट करके हम लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी फीस भी भरते हैं और उनको पढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रिंसिपल साहब ने अनुमति तो दे दी है कि बच्चों शिक्षकों से बात कर विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकूं, तो मैं आपका सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया और हमें अपने विद्यालय में आने की आपने अनुमति प्रदान कर दी। जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जो हमारे एफर्ट्स हैं या जो हम समाज के लिए कर रहे हैं, तो ये समाज को मालूम होना चाहिए। और हम साथ में केवल अपने मैनेजमेंट को ही धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे, हमारे जो लोकल सपोर्टर्स हैं, जो हमारे कॉरपोरेटर हैं, ठीक है, हमारे जो अभी क्षेत्र के जो एमएनसी थे, आपके एमएलए थे ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने भी हमें एक हॉल डोनेट किया है, अपने विधायक निधि से किया है। तो हमारी इस तरह की एफर्ट्स भी जारी है कि गवर्नमेंट एंड से भी हमें अगर इस तरह की सुविधाएं मिले, क्योंकि देखिए बिल्डिंग बहुत पुराना है, इनका रेनोवेशन चाहिए या नया रूम कंस्ट्रक्ट कराना है, तो वो हमारे रिसोर्स से नहीं हो सकता। हम अपकीप में तो जा सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन कोई नया कंस्ट्रक्शन हम नहीं करा सकते। तो हम उनके भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमने उनको अपना गार्जियन मान लिया है और उनका हमें रेगुलर अब सपोर्ट मिल रहा है। सोसाइटी का तो मिल ही रहा है, लेकिन इन लोगों का भी हमें मिल रहा है, जिससे कि हम इस स्कूल को आगे बढ़ा सकें। तो अभी चल करके बच्चों से यहाँ की बात करते हैं, यहाँ के टीचर से बात करते हैं और देखते हैं विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक हम बच्चों के बीच में नहीं जाएंगे तब तक हम विद्यालय की हकीकत से वाकिफ नहीं हो सकते। सर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।